नमस्कार। विस्थापित कब तक का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ, जिनके सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुँच रहा है। आज मैं आप लोगों को टैप टू इन्वाइटर आपको माननीय भट्ट साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनका असैसिनेशन 27 दिसंबर 1989 को हुआ था। उनका बलिदान जो हुआ, उसके पीछे एक लंबी गाथा कहिए, क्योंकि किन वजहों से उनको मिलिटेंट्स के हाथ ये मातृभूमि छोड़नी पड़ी। कश्मीर में जिहाद जो था 1980 के आसपास स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान में उस टाइम ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक ऑपरेशन का गठन किया था, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन टोपैक रखा था उन्होंने। उस ऑपरेशन के 3 फेजेस थे। उन 3 फेजेस में उन्होंने पहले फेज में वादी कश्मीर में कहीं कहीं हल्के फुल्के धमाके करना। उसके बाद जिन धमाकों की वजह से वहाँ का जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो खौफजदा हो जाए और ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि यहाँ पर हम सेफ नहीं हैं। उसका सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया फिर जब मिलिटेंट्स ने शुरुआत करी हमारे तीर्थ स्थानों पे हमला करने की, हमारे घरों पे हमला करने की, या हमारे बहू बेटियों को बेइज्जत करने की। उसके बाद तीसरा स्टेज था उसमें कि जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं पहले ऊपर के लेवल के, जो इस कम्युनिटी के टॉप लेवल के बंदे हैं, उनको टू एलिमिनेट देम so that the community by itself will get terrorized and they will leave the place of their own। तो शुरुआत उन्होंने कर दी 80 में ऐसे ही। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि 86 में कश्मीर में बहुत बड़े अल्पसंख्यकों पे हमले हो गए, हमारे मंदिरों पे हमले हो गए, जिसका एपिसेंटर जिसको कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग रहा और नीचे के इलाके में कहीं कहीं सोपोर भी रहा। उसमें उन्होंने बिल्कुल वही जो उनके पूरा प्रोग्राम बना हुआ था, उसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने पहले हमारे मंदिरों को डेस्क्रेट किया, हमारी हिंदू प्रॉपर्टीज, बहुत सारे घरों को जलाया, बहुत सारे लोगों को मारा, जख्मी किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये कार्रवाई आगे को चली, जिसमें फिर इन्होंने कहीं पर हमारी बहू बेटियों को अगवा भी कर दिया और बहुत बर्बरता से उनको मारा, उनकी बेहुरमती करी, और अल्टीमेटली वो थर्ड फेज पे उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। उस टाइम में 86 में गुलशाह हुकूमत कर रहे थे, और जब ये आतंकी दंगे हो गए, इन्होंने जब मंदिरों पे हमला करना शुरू हो गया, तो 86 में ही फरवरी के आसपास, जब हमारी शिवरात्रि के आसपास ही इन्होंने बहुत ज़्यादा एनमास, मतलब एक ही समय पे बहुत सारे गांवों पे, बहुत सारी जगहों पे हमला किया, जहां पर इकट्ठे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों से मूर्तियां तोड़ी गई
और बहुत सारे लोगों को मारा पीटा गया। उस समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यह पता ही नहीं था कि कहां पर क्या हो रहा है। और इन द मीन टाइम क्या हुआ कि भट्ट साहब को जैसे ही पता चला तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने लेवल पे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, और इमिडिएटली उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बता दिया कि यहाँ पर तो हालात बहुत ही बिगड़ रहे हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई पुलिस प्रोटेक्शन है ना कोई। इमिडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर को उन्होंने इनको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई हो कहाँ हैं आप, वहाँ क्या हो रहा है आप लोगों को पता ही नहीं है। इमिडिएटली डायरेक्टर जनरल जो उस टाइम एम खजूरिया साहब थे, एम खजूरिया साहब को इमिडिएटली उन्होंने डायरेक्ट किया कि वो कैंप कर दे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। और इमिडिएटली जो वो उस टाइम की गवर्नमेंट थी गुल शाह की, उसको बर्खास्त कर दिया गया और गवर्नर जो जगमोहन जी थे उनको बुलाया गया और जगमोहन जी ने यहाँ पर सरकार संभाली। और उनके निगरानी में हम सारी जगहों पे उनको ले गए। भट्ट साहब साथ थे, भट्ट साहब के साथ साथ जज साहब थे, तो उनको लेके हम एक एक गांव गए और उनको दिखाया कि देखिए ये हमारे साथ क्या हुआ। एक दो जगह पे ऐसे मंजर सामने आ गए जबकि लोगों ने वहां पर अपने आप को लिटा दिया सड़क पे और जगमोहन जी को बोला कि आप हमारे ऊपर गाड़ी चला दीजिए, अगर हमें यहाँ रहना है तो हम ऐसे कैसे रह सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि गवर्नर साहब के आंखों में भी आंसू आ रहे थे, बड़े मुश्किल से उन्होंने रोके। तो जब वापसी आ गए, खनबल में उनका कैंप था, तो उन्होंने वहाँ पर सबको बुलाया। फिर उन्होंने वहाँ पर कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारे लोगों को जो वहाँ के उस टाइम के बड़े अच्छे ज़िय्ज़त लोग बोलते हैं उनको बुलाया। तो मीटिंग कर दी, कोशिश करी कि भाई माहौल जो है वो ठीक हो जाए। अंततः वो भट्ट साहब की और बाकी जो उस टाइम वो कमेटी बनी हुई थी उनके कोशिशों से वो तमाम जो मंदिर थे उनको दोबारा वहाँ बनवाया गया। कम्युनिटी के लोगों को ये सांत्वना दी गई कि भाई कोई परेशानी नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका ध्यान रखेगी, हम आपका ख्याल रखेंगे, कोई आगे ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि अल्टीमेटली वो खाली उनके जो भरोसे थे, जो उन्होंने हमको सांत्वना दी थी, वो फॉल्स प्रॉमिसेस थे, उनमें कोई ठोसपन नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चलती रहीं। 86 के बाद एक के बाद दिगरे, वन आफ्टर अनदर देयर यूज्ड टू बी बॉम्ब ब्लास्ट्स ईदर एट द बस स्टैंड्स और इन सम टेम्पल नियर सम पीपल सम मार्केट प्लेसेस। तो धमाके इतने बढ़ गए कि कोई दिन नहीं जाता था जब कहीं ना कहीं धमाके होते थे। आहिस्ता आहिस्ता 89 का साल आ गया और 89 में अब उन्होंने किलिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने पहली किलिंग जो थी वो पंडित नीलकंठ गंजू की, पंडित टिकलाल जी की हुई, जो 11 नवंबर में हुई। और उसके बाद पंडित नीलकंठ गंजू की हुई और 27 दिसंबर को भट्ट साहब की डेथ हो गई। 27 मिलिटेंट्स ने बड़े एक
सिनिस्टर डिज़ाइन के अंडर उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मारना है, क्योंकि रैकिंग करते थे पहले कि कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तो उन्होंने उसी हिसाब से उनका फॉलो अप करते थे और एक एक करके उनको इसी तरीके से मारा गया। जैसे कि टिकलाल जी जब कोर्ट से वापस आ रहे थे तो उनको उस टाइम वापस घर के पास मारा गया। गंजू साहब को भी कोर्ट के बाहर, श्रीनगर कोर्ट के बाहर मारा गया। इसी तरह भट्ट साहब जब कोर्ट से वापस आ रहे थे तो उनको बीच रास्ते में एक नौजवान ने सामने आके खड़े हो गए, उनके सामने आदाब किया और पॉइंट ब्लैंक पे उनको गोली मारी। हमने भट्ट साहब को काफ़ी समझाया था कि आप यहाँ से चलें, लेकिन वो नहीं माने। फिर भी हमने उनको जब इनका गुंजू साहब का जब उन्होंने कर दिया था, मर्डर कर दिया था, हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप नहीं आ जाएंगे, तो उनको हमने बड़ी मुश्किल से जम्मू भेज दिया जज साहब के साथ। मगर पता नहीं क्या कारण हुआ, उनको वहाँ लगा नहीं, तो वो बोलते रहे कि मैं अकेले यहाँ नहीं रह सकता, मेरे लोग वहाँ पर है, तो मैं कैसे यहाँ पर वहाँ रख सकता हूँ। तो वो वापस आ गए। 26 दिसंबर को वो मेरे पास, मैं श्रीनगर में प्रैक्टिस करता था, तो मेरे पास 26 दिसंबर को वो मेरे पास आ गए। 27 को वो वहाँ अनंतनाग आ गए वापस। तो वो कोर्ट चले गए। कोर्ट से जब वो वापस आ रहे थे तो उनका असैसिनेशन कर दिया गया। भट्ट साहब का असैसिनेशन के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कारण ये था कि वो 86 के राइट्स में जज साहब के साथ उनका काफ़ी अहम किरदार रहा। फोर फ्रंट पर ना होके उन्होंने पीछे से जो भी कोई कार्रवाई थी, जो भी कोई चीज़ें करनी होती थी, जो भी कोई किसी के साथ बातें करनी होती थी या बिगर प्लेटफार्म पे उनके साथ कंसल्टेशंस वगैरह होती थी, वो करते रहे। और ये चीज़ जो मुस्लिम फंडामेंटल्स थे उस टाइम, मफ था, चाहे जेके अलफ था, उन लोगों को ये पता था कि भट्ट साहब इज़ द ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस हिंदू मूवमेंट। जो यहाँ पर जितने भी ये हिंदू लोग कर रहे हैं या जिनके लिए ये हो रहा है, ये उनके पीछे भट्ट साहब का हाथ है। एक ये कारण रहा। दूसरा कि हिंदू कम्युनिटी के जो मुखर प्रवक्ता जिसको कहेंगे, भट्ट साहब थे। जब भी कोई दिक्कत आती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, चाहे कहीं मंदिर भूमि का अधिग्रहण हो, कहीं किसी का कोई झगड़ा हो, या किसी मंदिर का कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी चीज़ों में वो हमेशा सबसे आगे रहते थे। और गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका हमेशा ये कंसल्टेशन वगैरह रहता था और ये चीज़ें सुलझाई जाती थी। तीसरा कारण था क्योंकि वो एक भारत माँ के सच्चे सपूत थे और भारत माँ के लिए उनका दिल धड़कता था। तो ये सबसे ज़्यादा जो है उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद उनका एक और कारण था क्योंकि वो निडर जर्नलिस्ट थे। उनकी कलम से जो तलवार नहीं कर सकती थी वो उनकी कलम करती थी, और उसी कलम के ज़ोर से जितने भी आर्टिकल्स, जितने की सच्चाइयाँ वहाँ पर होती थी, वो वहाँ उसको कलम बंद करके आर्टिकल्स के ज़रिए हिंदुस्तान के बहुत सारे अखबारों में बेचते थे। चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, ऑर्गेनाइज़र हो, पॉइनियर हो, नई दुनिया हो, या लोकल के जितने भी अखबार आते, क्योंकि वो दोनों अंग्रेज़ी और उर्दू जानते थे, और लोकल के अखबारों में वो उर्दू में भी अपने ये जो लेख होते थे उनमें वो लिखते थे। उनका हमेशा यही रहा था कि
इंस्टेड ऑफ टेकिंग गन, अगर हम बातचीत करें तो बातचीत के जरिए हर कोई चीज सुलझ सकती है। इवन जिस दिन उनका असैसिनेशन हो गया, उस दिन जब वो कोर्ट निकले थे तो रास्ते में उन्होंने एक लेख लिखा था, रात को लिखा था लेख, और वही उन्होंने प्रेस में देने के लिए वहां पर एक लोकल जो डेली निकलता था उनको दे दिया था, स्ट्रेसिंग दिस थिंग कि हमें जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग गन इन देयर हैंड्स, लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जे से बात करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को सुलझा सके। हालांकि प्रॉब्लम तो अगर देखी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनको लग रही थी कि भाई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी उन्होंने जो डायलॉग का रास्ता था, तो वो डायलॉग के ही जरिए सुलझाने में वो उसको करना चाहते थे। भट्ट साहब के निधन के बाद जब वो जब कोर्ट से आ रहे थे, नॉर्मली उनके साथ 2-3 लोग होते थे जो उनको घर तक छोड़ने के लिए आते थे, लेकिन पर चांस वो जब चीनी चौक पहुंच गए थे तो फिर अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो वहां तक उनके कोई साथी थे और वहां से वो अकेले घर आ रहे थे। और उनके पुराने जो हमारा पुराना मकान था दासी मौला जो था, उसी रास्ते से वो अक्सर आया करते थे, और रास्ते में मिलने वाले लोग होते थे तो सबके साथ नमस्कार करके घर पहुंचते थे। और रास्ते में ही उनको एक गली के सामने से एक बच्चा निकला, आदाब किया और पॉइंट ब्लैंक पे उनका असैसिनेशन शूट आउट करके वो भाग गया वहाँ से। तो पीछे से लोगों ने वो चिल्लाने लगे लोग कि भाई पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया। तो ये करके समहाउ उनको किसी को वहाँ पर आवाज़ सुनाई दी, कोई लोग आगे जमा हो गए तो उनको हॉस्पिटल ले गया, तो वहाँ जो वो डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड वो कर दिए गए थे, उनको घर ले जाया गया। अनफॉर्चुनेटली ना मेरे बड़े भाई साहब और ना मैं वहाँ पर उस टाइम थे, क्योंकि मैं तो श्रीनगर में प्रैक्टिस करता था और मेरे भाई साहब किसी केस के सिलसिले में ही श्रीनगर आए थे और वो श्रीनगर में थे। हमको इतला मिली और मेरे को भी इतला मिली, तो हम इकट्ठे फिर श्रीनगर से घर को चले। लेकिन हमको कहा गया कि भट्ट साहब के पैर में गोली लगी हुई है, तो आपको इमीडिएटली घर बुलाया गया है। हम वहाँ पहुँच गए और हमने देखा कि हमारे पिताजी अपने मातृभूमि के चरणों में अपने प्राण अर्पण कर चुके थे। बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन दहशत इतनी उन्होंने करके रखी हुई थी कि बोल के रखा था कि जो भी कोई इनके घर जाएगा हम उसका भी यही हाल कर देंगे। लेकिन उनके साथ जो लोगों का प्रेम था, उसकी वजह से लोग आते रहे। हमें इमीडिएटली वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। उनके लास्ट राइट्स दूसरे दिन हमने उनकी अंत्येष्टि की, जो कि हमने नॉर्मल शमशान में ना करके उनकी नागबल में ही, जो उनको प्राणों से प्यारा था, अनंतनाग और नागबल में ही उनका अंतिम संस्कार हो गया। और उसके बाद जब कर्फ्यू लग गया तो हम बाकी के जितने भी हमारे राइट्स उनके थे, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन हम बाहर नहीं जा पाए, हमें कोई परमिशन नहीं दे दी गई। हमारे टेलीफोन टैप कर दिए गए थे, हमें थ्रेटनिंग कॉल्स मिल रही थी। उसके बाद भी, उनके असैसिनेशन के बाद भी लगातार 3 दिन हमारे घर में पेट्रोल बम्स फेंके गए थे और वो
ये हमें धमकियां मिल रही थी कि आपके पूरे खानदान को हमने नेस्त और नाबूद करना है। हम डरे तो थे ही, सहमे हुए थे, अब निकल भी नहीं सकते थे, और उस वजह से हमें वो जो कश्मीरी हिसाब से जो अंतिम क्रियाएं करनी थी वो घर में ही करनी पड़ी। और 12वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन जब हमें गुरु जी की ज़रूरत पड़ती थी, और लाजमी है, बड़ी मुश्किल से हमारे जीजा जी शाह साहब, रूप कृष्ण शाह जी, मतलब बड़ा रिस्क लेके वो निकले और गुरु जी को ले आए। तो हमने घर में ही 10वां, 11वां, 12वां कर दिया। कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हेल्प नहीं मिली। हम चीखते चिल्लाते रहे कि भाई कोई हमें पास दे दो, हमें दरिया पे जाना है, हमने नागबल में जाना है, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। कोई हमारे फ़ोन पता नहीं वो कहाँ डाइवर्ट हो जाते थे, हमें समझ नहीं आ रहा कि इन्फिल्ट्रेशन कहाँ कहाँ तक घुस गई थी, हम तो सोच ही नहीं सकते। जैसे तैसे वो दिन निकल गए, और कुछ दिनों के बाद कर्फ्यू खुल गया, और हमने अपने घर को ताला लगाकर गाड़ी में बैठ के हम वहाँ से भाग आए। जो कपड़े पहने हुए थे बस वही कपड़े पहन के हम गाड़ी में भाग आ गए। और उस भागने के टाइम भी हमें अपने घर वालों को बोला कि भाई आप, हमें पता नहीं है कि हम पहुंच भी जाएं जम्मू या नहीं पहुंच पाए, तो तैयार रहिए उसके लिए भी। तो हमारे दादाजी, जो कि उस टाइम काफ़ी एज के थे, मेरे 70-75 साल के थे, तो उनसे भी हम रोते रोते उनको तैयार करा। मैंने भाई साहब कश्मीर लाल जी को बोला, भैया आप ऐसा कर लीजिए, आप पीछे सीट पे बैठ लीजिए और आप पीछे नज़र रख लीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो आप ये देख लेना कि कोई पीछे हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है, तो इमिडिएटली हम देख लेंगे, फिर कहीं दाएं बाएं कहीं और रास्ता बदल सकें। तो भाई साहब ने कहा ठीक है। तो हमने सबको बिठा के गाड़ी अपने गराज का दरवाज़ा डरते डरते खोल दिया, गाड़ी में बैठे उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, तो एक्सीलेटर दबा के मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, तो हम वहाँ से भाग आए। पीछे जब हम एक चौक पे पहुँचे तो वहाँ पर लोग जमा हो गए थे, फिर उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया था दंगा। तो लेकिन हमने तो आंखें बंद करके पीछे हम वहाँ से भाग चले, और रात को हम जम्मू पहुँच गए। भट्ट साहब के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। भट्ट साहब का जन्म तो अनंतनाग में हुआ था। अपनी शुरू की पढ़ाई उन्होंने अनंतनाग में ही की। उन्होंने डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से अमर सिंह कॉलेज और एसपी कॉलेज में पढ़ के करी। उसके बाद वो अलीगढ़ चले गए, जहाँ पर उन्होंने 2 पोस्ट ग्रेजुएशनें पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में की, और उसके साथ एलएलबी किया। तो एलएलबी के बाद उन्होंने अनंतनाग में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। लेकिन कॉलेज के दिनों में जब वो अमर सिंह और एसपी कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, तो श्रीनगर में उनके कॉन्टैक्ट्स वहाँ के चंद लोगों से हुए, जिनमें अमरनाथ जी गंजू, वैष्णवी जी, मखनलाल जी अमा, सोमनाथ जी सूरी, पुष्कर नाथ जी, मदन जी, जियालाल जी कोल वगैरह उनके साथ हुई, और वो कम्युनिटी सर्विस और सोशल सर्विस में लग गए। तो उस टाइम पे
वहाँ पर उनका वो ग्रुप बना था जिसमें वो शिक्षा के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, सोसाइटी के अपलिफ्ट के बारे में सोचते थे, उसके ऊपर काम करते थे। उसके बाद वो अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में भी वो अपना कार्य कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ उनका शौक ऑरेटरी में था। वहाँ के जितने भी वो डिबेट्स होते थे, तो वहाँ पर भी वो डिबेट्स में भी हिस्सा लेते थे। और वहाँ से आके जब उन्होंने अनंतनाग बार ज्वाइन करा, अनंतनाग बार ज्वाइन करने के बाद उनकी मुलाकात वहाँ पर मिर्ज़ा अफजल बेग साहब से, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मखनलाल फतेहदार, गुलाम रसूल कोचक, गुलाम नबी कोचक बेग साहब के, बाकी जो उनके सन इन लॉ वगैरह थे, उनके साथ हो गई। और साथ साथ उनके अपने कम्युनिटी के जो लीडर थे, जैसे शिवनारायण जी फौजदार थे, कश्यप बंधु जी थे, उनके साथ उनका हमेशा कभी न कभी बातचीत होती रहती थी। वो श्रीनगर उनके पास जाया करते थे, उनके साथ कम्युनिटी के बारे में डिस्कशन हुआ करती थी, कैसे करें, क्या क्या करें। तो ये उनका सिलसिला काफ़ी चलता रहा। उस बीच में उनका एक बारी इसी सिलसिले में उनको जेल भी जाना पड़ा, और उनको जेल हुई। उनको जेल में बंद किया गया अपने कुछ साथियों के साथ, और उसके लिए फिर उनके पिताजी ने J&K हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस रिट फाइल करा हुआ था, और उनकी रिहाई हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई थी। तो मातृभूमि के सपूत को बचपन से ही मातृभूमि की सेवा करने में बहुत रुचि थी, बहुत लगन थी। उस कार्य में वो तत्पर थे। और जब अपनी वकालत भी शुरू की, वकालत में भी वो अग्रिम श्रेणी के एडवोकेट रहे। ही बिकेम द एस लॉयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, and by virtue of that, his chambers were known to be the law factory. उनको कहा जाता था कि भट्ट साहब के चैम्बर में वकील ही वकील निकलते हैं। So he not only produced the advocates, but so many judges, even the high court judges, were from his chambers. तो पढ़ाई में, उनके अपने प्रोफेशन में भी वो काफ़ी आगे थे। उनकी लाइब्रेरी मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमारी जो लॉ लाइब्रेरी थी सबसे बड़ी थी। उनकी लाइब्रेरी में कानून के अलावा बहुत सारी रिलीजियस बुक्स हुआ करती थी, क्योंकि वो ही वॉज अ वॉरेशियस रीडर। उनका कुरान शरीफ है, बहुत उन्होंने उस पर स्टडी करी हुई थी, बहुत पढ़ते थे, बाकी रिलीजियस बुक्स भी पढ़ते थे। यहाँ तक कि कुरान शरीफ पे उनको बोलने के लिए, लेक्चर देने के लिए भी बोला जाता था। और ऐसा भी हुआ, उनकी एसोसिएशन से पहले अशाजीपोरा में, अनंतनाग के अशाजीपोरा में एक मुस्लिम को एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेगेशन हुआ था, जिसमें एक वो वाहिद हिंदू थे जिनको उन्होंने उसमें बोलने के लिए, कुरान पे बोलने के लिए बुलाया था। काफ़ी बोले थे वहाँ पर, और उनको सुनने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी मुतासिर हो गए थे। द पीपल वेर स्पेल बाउंड। तो लोगों को ये लग रहा था कि ये एक ऐसी हस्ती है जो अपनी कम्युनिटी को काफ़ी आगे ले जा रहा है, और साथ के साथ मुस्लिम कम्युनिटी में भी इनका काफ़ी दबदबा रह रहा है। उसकी वजह से, क्योंकि उनके दिल में जितना प्रेम, जितना मोहब्बत, जितनी रेस्पेक्ट अपने हिंदू भाइयों के लिए थी, उतनी ही बराबर उनके मुस्लिम भाइयों के लिए थी। हालांकि बार में बेग साहब के साथ साथ और जितने भी बाकी लोग थे उनको कंसल्ट करते थे। मुझे याद है बचपन में हम छोटे थे
तो सर्दियों में वो अक्सर जम्मू जाया करते थे। तो क्योंकि बेग साहब मेरे ग्रैंडफादर के दोस्त थे, तो उनको चिट्ठियां आती थी बेग साहब को वहाँ जेल में अरेस्ट का, वो हाउस अरेस्ट थे जम्मू के किसी जेल में। तो उनको चिट्ठियां आती थी वहाँ से, उन पे बाहर से लिखा होता था सेंसर्ड। तो हम पिताजी से पूछते थे कि भाई ये चीज़ें ये क्या, वो कह रहे कि वो बेग साहब लिखते हैं, तो वो चूंकि उनको लगता है कि वो जेल में है तो ये कुछ पता नहीं क्या लिखते क्या नहीं लिखते हैं, तो वो चिट्ठियां उनसे तो वो उनको मिलने के लिए जाते थे। सो कांग्रेस के जितने भी लीडर थे, मुफ्ती साहब थे या फौजदार साहब थे, तो वो सबको मशवरा देते थे। ही वॉज ए पॉलिटिकल गुरु टू ऑल ऑफ देम, मे बी कांग्रेस, मे बी नेशनल कॉन्फ्रेंस, या जितने भी बाकी के भी लोग थे, वो उनको मशवरा देते थे और उनका मशवरा सही होता था। बहुत सारे लोगों को ये भी पूछते थे कि भाई, वो पूछते थे उनको कि भाई हम क्या पार्टी बदल दें, क्या हम नेशनल कांग्रेस से नेशनल कांग्रेस में आ जाएं, या नेशनल कांग्रेस से कांग्रेस में चले जाएं। तो इतना तक लोग उनसे पूछते थे, इतना भरोसा होता था उनको भट्ट साहब पे। तो वो उनको समझाते थे कि भाई ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, और उसकी वजह से ऑलमोस्ट आधी कैबिनेट जो हुआ करती थी हर समय, वो भट्ट साहब के या तो दोस्त होते थे, या सो कहिए कि उनके शागिर्द हुआ करते थे। और उसी वजह से हमारे घर पे तांता जुड़ा रहता था, चाहे वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे उनके यार दोस्त हों जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो इस वजह से उनका जो समाज पे एक अपना असर था, वो हमेशा बनता रहा। कम्युनिटी के लिए वो काफ़ी कुछ काम करते थे। सबसे पहले वो एजुकेशन पे काफ़ी जोर देते थे। उनको कोई भी कहीं भी अगर कोई एजुकेशन के लिए कोई मदद मांगते या कुछ हेल्प मांगते, तो वो हमेशा उसके लिए हमेशा पेश पेश रहते थे। उन्होंने एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ कोशिश करी, और फिर अनंतनाग में उन्होंने पंडित लेट दामोदर लाल जी भट्ट, नंदलाल जी शाह और बहुत सारे लोगों को मिलके एक कमेटी बनाई। तो उन्होंने वहाँ पर विवेकानंद केंद्र का स्कूल, केंद्र उनके नाम से, विवेकानंद नाम के नाम से एक स्कूल खोला जो मैट्रिक तक था। और वहाँ सोशल मॉरल टीचिंग दी जाती थी, और वहाँ के बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते थे ताकि वो अच्छे इंसान बने। इसका एक सब ये भी बड़ी वजह थी क्योंकि भट्ट साहब के जो उनका जो व्यक्तित्व था, उसमें स्वामी रामतीर्थ और स्वामी अरविंदो घोष और सबसे ज़्यादा स्वामी विवेकानंद जी का काफ़ी असर था। यहाँ तक कि उन्होंने विवेकानंद जी के सारी किताबें जो उन्होंने लिखी हुई थी, उनका पूरा एक लाइब्रेरी जो छोटी थी वो उन्होंने अपने घर पे रखी हुई थी, उसका अध्ययन करते थे। और उनका जो मेन मकसद था और जिस पे स्वामी विवेकानंद जी मेन थ्रस्ट देते थे कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये जो उनका जो प्रिंसिपल था स्वामी विवेकानंद जी का, भट्ट साहब उस पर काफ़ी कुछ करते थे। उसके लिए वो उनने अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारा था, जिसकी वजह से वो एजुकेशन में भी और फिर उनकी फिलंथ्रॉफी, वो काफ़ी अच्छे फिलंथ्रॉफिस्ट थे। अपने जो उनकी आय होती थी, जितनी भी इनकम उनकी हुआ करती थी, उसका कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा वो ज़रूर धर्म के कामों में इस्तेमाल करते थे, सोसाइटी के कामों में इस्तेमाल करते थे, लोगों के मदद करने के कामों में इस्तेमाल करते थे। क्योंकि हमारे ख़ानदान में ही मेरे दादाजी के टाइम से ही, मेरे दादाजी भी जो उनकी अपनी इनकम होती थी, उन्होंने एक छोटी सी एक ठेली बना के रखी हुई थी। तो वो
हर महीने उस थैली में कुछ पैसे डालते थे और रखते थे। तो मैं, हम छोटे बच्चे थे, हमसे पूछते थे, दादू ये क्या आप कर रहे थे हो? ऐसे इस्तेमिस वन ये क्या चुक अत मज गोचर मज क्या चुक थवान ये सही अत मज पोस जमा कर। तो वो कहते थे कि देखो, जब आप भी बड़े हो जाओगे तो आपको भी अपने जो इनकम होगी वारकार ये तुम बड़ गो जेन शुरू करो, कमाउन शुरू करो, तुम अब छू इथे पे क्या हिस्से बह वनो तम सात कोता तुम यह सा यह थवन अलग, युस जन वारकार कुछ वक्त जरूरत मंदिर खतर कंस दिन धर्म काम खतर हवन कंस जरूरतमंदस दिन अम खतर हसा थवन। तो दिस प्रिंसिपल यूज was very much being followed by all of us, but my father went far ahead of that। तो उनकी तो मेरे ख्याल में आधी से भी ज़्यादा कमाई उस चीज़ों में निकल जाती थी। उन्होंने, उनका एक ग्रुप भी था अपने फ्रेंड्स कोलीग्स, उनके साथ उन्होंने एक फंड बनाया हुआ था जिसमें वो करीब करीब 150 से 200 लोगों को हर महीने कुछ न कुछ भेजा करते थे। वो एनोनिमस था, किसी को पता नहीं था, उन्हीं 2-3 लोगों को पता था, जो वो पहले वेरीफाई करते थे कि अगर किसी बंदे ने मांगा है हमसे, क्या वो उसके वाकई हकदार है या नहीं। ये चीज़ भी हमें पता नहीं चलती, लेकिन ये चीज़ भी हमें बाद में पता चली जब उनका देहांत हो गया और कुछ लोग, कुछ लेडीज़, वो वीपिंग एंड वेलिंग दे केम टू आवर हाउस। तो सीना पीटते हुए वो कहने लगे, हमारे तो यही माँ बाप थे, ये चले गए, अब हम क्या करेंगे। तो हमने पूछा तो वो क्या करते थे आपका? करे भाई हमारा तो घर चलता था, हमें तो हर महीने पैसे आते थे। तो फिलंथ्रॉपी इस एक्सटेंट तक उनकी थी। उसके बाद वो बहुत सारे कार्यों में लगे हुए थे। अनंतनाग में, गांव में जितने भी कोई धर्म कार्य होते थे या और भी कोई काम होते थे, उनमें वो हमेशा साथ देते थे। वो कभी आगे नहीं रहे, लेकिन पीछे वो रहकर सबको शाबाशी देते थे, यूथ्स को आगे बढ़ा देते थे। और उसी बीच उनकी अच्छा बल में नागडंडी आश्रम में स्वामी अशोकानंद जी महाराज रहते थे। उनके साथ उनका सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। वहाँ पर स्वामी जी प्रवचन करते थे। वो रामकृष्ण मठ के वो अनुयायी थे, उनके मेंबर थे। तो वहाँ पर रामकृष्ण मिशन की वहाँ पर वो उनका वो आश्रम था। उसके बाद जब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए तो बाद में उन्होंने भट्ट साहब को बोला कि भाई आपको इस आश्रम की डोर संभालनी है और इसको आप जहाँ भी चाहें, जिसको भी चाहे उनको उनके सुपर्द कर दीजिए या उनके हवाले करके इसको चलाएं, जिसकी वजह से फिर उनको माननीय एकनाथ जी रानाडे के साथ मिलना पड़ा। वो आए, उनके साथ उनका विचार विमर्श हो गया। तो उस आश्रम को उन्होंने विवेकानंद केंद्र को, रॉक मेमोरियल को उनके साथ अटैच करवा दिया। वो उसकी कमेटी बनवाई और वहाँ पर फिर योगा क्लासेस शुरू करवा दिए। उनके स्वामी जी के अंतर्ध्यान के बाद फिर रामकृष्ण मिशन और ये विवेकानंद केंद्र वालों ने वहाँ पर चार्ज संभाला, उसकी देखरेख की। वहाँ पर वो इसका योगा के हर साल क्लासेस चलाते थे, जिसमें भट्ट साहब भी अपने भाषण वगैरह दिया करते थे। तो ओवरऑल भट्ट साहब का जीवन जो था अपनी कम्युनिटी के लिए ही यूज़ हुआ। भट्ट साहब का एक
सबसे बड़ा जो एक उनका अहम एक रोल था वो जर्नलिज्म का था। बट साहब फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे। जैसे मैंने पहले कहा कि जो चीज़ वो कोई और नहीं कर सकता था वो उनकी तेज़ कलम करती थी। वो हर जगह हर समय पे लिखते रहते थे और उनके भाषणों में, उनके लेखों में हमेशा पूरी दुनिया की, पूरे भारत की, पूरे कश्मीर की बेनिफिट के लिए हमेशा वो लिखते थे कि हमें प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें आपस में बिना किसी वैर के, बिना किसी उसके हेटरेड के रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिहादियों ने, मुल्क के दुश्मनों ने उनको ऐसा पूरे तक करने नहीं दिया और उनका कलम और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से कश्मीर आज तक इट इज़ ब्लीडिंग। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ मर रहे हैं। हिंदू भी मर गए, मुस्लिम्स भी मर गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे कम्युनिटी वहाँ पर एंटी इंडिया थी या एंटी हिंदू थी, ये कहना गलत होगा। बल्कि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि कश्मीरी पंडित यहाँ रहें, प्यार से रहें हम दोनों, और इसको जो कश्यप ऋषि की जो ये कश्मीर है, कशर वर है, यहाँ पर उसी प्रेम से रहें, उसी प्यार को आगे बढ़ाए। तो जनरलाइज करना बहुत गलत होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिताजी के या मेरे भाई साहब के बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे जो हमें बहुत ही करीब अपने भाइयों की तरह हमारे थे और जिन्होंने हमें आखिर तक मदद करी, आखिर तक मदद करी उन्होंने। और आज भी हमारा उनके साथ कांटेक्ट है, प्यार मोहब्बत है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन शहीदों को, सारे जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए माँ भारती के चरणों में, उनको नमन करता हूँ। और ये देख रहा हूँ कि भारत सरकार जितने भी ये सिविलियन अवार्ड्स देती है, हमारे जितने भी लोग, जितने भी शहीदों ने अपनी जान भारत माता के लिए दी हुई है, उनको ना देकर कुछ मतलब परस्त, कुछ चापलूसों को उनको दिए जाते हैं और जिनको देना चाहिए था उनको नहीं मिलता है। जिन्होंने कश्मीर को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी, तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार सोचे कि उनके प्रति भी वो ये सोचे कि ये चीज़ें जो हैं उनके लिए भी रखनी चाहिए और हो सकता कि पॉस्टह्यूमसली उनको भी दी जाए, ताकि हमारी कम्युनिटी को भी ये लगे कि हमारी कम्युनिटी ने, जिसने भारत माता के लिए और हिंदुस्तान का झंडा वहाँ आखिरी सांस तक खड़ा रखने के लिए जो अपनी जानें दी, उनकी कदर थी और उनका वो मान करें। हमें कोई पर्सनली तो हमने कभी कुछ मांगा नहीं। जहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक एसआरओ निकाला था, जिसकी बेनिफिट जो ये था कि हर एक फैमिली को, जिस फैमिली में कोई असैसिनेशन होती थी या मर्डर होता था मिलिटेंट्स के हाथ,
उनको नौकरी दी जाती थी, लेकिन हमें वो तक भी नहीं मिली, ना फिर हमने उसके पीछे कोई ज़्यादा भाग दौड़ की। और हमें क्योंकि पिताजी ने ये सिखाया था कि उनके जीते जी उन्होंने हमें सरकारी नौकरी करने नहीं दी, तो हम भी फिर इसलिए क्यों पीछे रहते उसके, मतलब उनको ये कि हमें कुछ दे दीजिए। हम दोनों भाइयों ने, मेरे बड़े भाई साहब कश्मीर लाल ने और मैंने, हमने दोनों ने प्रोफेशन चूज किया। तो उन्होंने कह दिया था, भैया मैं आपके लिए किसी को नहीं कह सकता कि भाई मेरे बेटे को प्रमोशन दो, ट्रांसफ़र करो, और ऐसी कोई बेनिफिट के लिए मेरे पास कोई नहीं होगा, नहीं ना बोल सकता हूँ मैं, ना आप बोलेंगे। इसलिए उन्होंने हमको भी दोनों को प्रोफेशन ज्वाइन करवा दिया। और उन्हीं प्रिंसिपल्स को आगे लेके हमने भी फिर सरकार से कुछ नहीं मांग की, और ना ही आज की सरकार ने, जिनके साथ उनका इतना अच्छा राबिता था, कोई एक अच्छा उनके साथ उनका तालमेल था, किसी ने भी हमारी सुध भी नहीं ली। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि भाई उनके बच्चे थे जिनके हम घर जाया करते थे, जहाँ पर हम बैठा करते थे, उनके साथ सलाह मशवरा करते थे कम्युनिटी के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, ज़रा उनके बच्चे जीवित भी हैं या नहीं हैं, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और हमें भी इस चीज़ का फ़ख्र है कि हम आज अब रिटायरमेंट की एज पे पार कर गए, और हमें भी किसी के आगे हमने भी इतना हाथ नहीं फैलाए। हमें फ़ख्र है अपने पिताश्री पर, जिन्होंने हमें ऐसी तालीम दी थी, ऐसी सीख दी थी, जिससे हम अभी भी, हम जितना हो सकता है अपनी तरफ से, मेरे भाई साहब भी और मैं भी, कम्युनिटी के लिए जब भी कुछ ज़रूरत होती है हम आगे रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका आदर और नमस्कार प्रणाम करता हूं, और सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब की इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो विस्थापित कब तक है, जिनके सौजन्य से आज का कार्यक्रम सफल हुआ, उनका ये लाइक करें। धन्यवाद।